कि लाइट इज ऑफ ड्यूअल नेचर। लाइट का जो नेचर था वो ड्यूअल था। आपको ये बात पता चलती थी यहां से जब आपने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, इंटरफेरेंस को, डिफ्रैक्शन को, रिफ्रैक्शन को और डिस्पर्शन को। ये सारे के सारे फिनोमेना कहीं ना कहीं आपको ये बताते थे कि लाइट इज ऑफ ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। पार्टिकल नेचर तो होगा ही होगा, साथ साथ उनका वेव नेचर भी एग्जिस्ट करेगा। ये बात आपको वहां से पता चलेगी। देखो इंटरफेरेंस आपको पता है स्ट्रांगली सजेस्ट करता था ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट को, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट को, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट को स्ट्रांगली सजेस्ट करता था कौन? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको पता है किस नेचर को सजेस्ट करता था? लॉन्गिट्यूडनल नेचर को सजेस्ट करता था, लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ लाइट को सजेस्ट करता था। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन ये कहीं ना कहीं पार्टिकल नेचर को सजेस्ट करते थे, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। देखो बच्चों, ये इंटरफेरेंस ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट यानी कि वेव नेचर ऑफ लाइट को सजेस्ट करता था। डायफ्रैक्शन लॉन्गिट्यूडनल नेचर, ये भी वेव के अंडर में आता है, तो ये भी वेव नेचर को। और ये तीनों के तीनों फिनोमिना पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करते थे, जिनमें से इन दोनों फिनोमिनास को हमने वेव थ्योरी के बेसिस पे भी एक्सप्लेन किया था। इसमें हमने वेव थ्योरी की भी हेल्प ली थी, जो हाइजेंस प्रिंसिपल था उसके हमने हेल्प लेके इनको एक्सप्लेन भी किया था। अब बात आती है कि लाइट रेडिएशन की, यानी कि लाइट इज ऑफ ड्यूअल नेचर। हमारे सामने बात आई है क्या कि लाइट का कैसा नेचर होता है? लाइट का होता है जी ड्यूअल नेचर। आपने हमें बताया कि लाइट इज ऑफ ड्यूअल नेचर। लाइट का नेचर कैसा होता है? ड्यूअल। इसका मतलब क्या है? लाइट का ड्यूअल नेचर का क्या मतलब है कि लाइट जो पार्टिकल है, लाइट का पार्टिकल, उसका भी नेचर कैसा है? उसका भी नेचर कैसा है? ड्यूअल है। अब उसकी एनर्जी को, लाइट पार्टिकल की अगर एक सिंगल पार्टिकल की बात करें तो उसकी एनर्जी होती है एच न्यू, जिसमें एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। आपको पता है ना बच्चों, दैट कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय मैक्स प्लैंक। प्लैंक ने अपने क्वांटाइजेशन रूल में हमें ये बताया था कि लाइट की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। लाइट की जो एनर्जी होगी वो क्वांटाइज्ड स्टेट में एग्जिस्ट करेगी। लाइट की एनर्जी हमेशा क्वांटाइज्ड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। देखो बच्चों, अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो किस तरह से हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। देखो भाई, हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि लाइट की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है कि E इज इक्वल टू क्या बनता है? एन एच न्यू। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट एनर्जी। ओके, ये कॉन्सेप्ट है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट एनर्जी के लिए, जिसमें n इज इक्वल टू आप 1 रखते हो, एनर्जी की वैल्यू आ जाती है एच न्यू के बराबर। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 रखो, आपके पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल टू 2h न्यू के बराबर। यानी कि यहां से n की जैसे जैसे आप वैल्यूज बढ़ाते जाओगे, एनर्जी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आपके पास आती जाएंगी। यानी कि यहां से मुझे पता चलता है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट, दैट इज फॉर ए सिंगल फोटोन ना। और एनर्जी को हम बांट सकते हैं, और एनर्जी एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स। पैकेट्स की फॉर्म में क्या करती है? एनर्जी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी एग्जिस्ट करती है। अब देखो बच्चों, अब अपनी बात को आगे लेके चलते हैं। हमारा यहाँ पे टारगेट क्या है? हमारा जो स्टेटमेंट है वो है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अब मैटर की बात कर रहा हूं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। अब हमारी मैटर में 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, और हर एक स्टेट किससे मिलकर बनी है? ऑफ कोर्स एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। और हमारी जो सॉलिड स्टेट है उसके अंदर सबसे अच्छा जो रोल होता है वो किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का।
तो मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं यहाँ पे मैटर पार्टिकल की बात करूंगा ना कहीं मैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही डील करूंगा। मैटर पार्टिकल्स की बात करूंगा तो मतलब मैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ डील कर रहा हूँ। तो ये क्या कहना चाहता है कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, मतलब ठीक है लाइट रेडिएशन का तो ड्यूअल नेचर है, आपने इतने सारे फिनोमिना बता दिए। अब क्वेश्चन क्या उठता है कि क्या मैटर पार्टिकल का भी ड्यूअल बिहेवियर एग्जिस्ट करता है क्या? ड्यूअल बिहेवियर एग्जिस्ट करता है क्या? मैटर पार्टिकल्स का भी ड्यूअल बिहेवियर एग्जिस्ट करता है? देन आंसर इज यस, मैटर पार्टिकल्स का भी ड्यूअल बिहेवियर एग्जिस्ट करता है। क्या मैटर पार्टिकल एक वेव के साथ एसोसिएट है? क्या मैटर पार्टिकल एक सिंगल वेव के साथ एसोसिएट है? देन आंसर इज नो, मैटर पार्टिकल एक सिंगल वेव के साथ एसोसिएट नहीं है, एक ग्रुप ऑफ वेव के साथ एसोसिएट है, एक ग्रुप ऑफ वेव के साथ एसोसिएट है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं, जिसमें उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको बोला जाएगा क्या? ग्रुप वेलोसिटी। इसको डिनोट किया जाता है बच्चों वीजी से। हमारा मैटर का जो पार्टिकल है एक ग्रुप ऑफ वेव के साथ जुड़ा हुआ है, जहां उसकी वेलोसिटी जो है दैट वेलोसिटी known as group velocity, that velocity is known as group velocity, जिसको हम बोलते हैं group velocity इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हमने क्या कहा कि हमारा जो मैटर का पार्टिकल है, मैटर का पार्टिकल कौन है भाई? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल बिहेवियर एग्जिस्ट करता है, उस बात पे हमने लगा दी मोहर। हमने कहा हाँ जी, हमने मान ली बात कि हाँ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब बात आती है कुछ एक बातें, मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया कि बच्चों मैं सॉलिड्स के साथ डील कर रहा हूँ, सॉलिड्स के साथ अब डील करूंगा, और सॉलिड में मैं डील करूंगा किसके साथ? कंडक्टर के साथ, कंडक्टर्स के साथ। और कंडक्टर्स में मेरे सामने कुछ एक बातें आती है, जिसमें से एक बात है फ्री इलेक्ट्रॉन की, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, और एक बात आती है मेरे पास वर्क फंक्शन की, कि वर्क फंक्शन क्या चीज होती है, वर्क फंक्शन क्या चीज होती है। एक वर्क फंक्शन की बात आती है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात आती है। ठीक है ना? देखो देखो बच्चों, हमारे पास क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। अब सबसे पहला आर्टिकल में क्या लेके चला, देखो जिस चीज के साथ मैं डील कर रहा हूं ना, वो चीज है मेरा आज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इस चीज के साथ मैं डील कर रहा हूं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मुझे जिसके साथ आगे बढ़ना है वो कॉन्सेप्ट देखिए, मेरा सबसे पहला क्या है? वो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, किस तरह से हम उनको डिफाइन करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को? देखो, ये जितनी भी बातें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वो सारी की सारी बातें आप लोगों ने 11th की केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रखी हैं। ठीक है ना? 11th केमिस्ट्री के अंदर आप ये सारी की सारी बातें पढ़ के आए हो, जहां तक मुझे पता है। ठीक है, अब मेरे पास कॉन्सेप्ट क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन कौन होता है? ये वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वैलेंस सेल में बैठे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन outermost cell of an atom, outermost shell of an atom, किसी भी एटम की आउटर मोस्ट सेल में, या वैलेंस सेल भी बोल देते हैं आउटर मोस्ट सेल को, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन बैठे होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, या इनकी एक और भी डेफिनेशन बना देते हैं कि दीज आर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स टू एटॉमिक न्यूक्लियस, टू एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस से लूजली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कहलाएंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे।
अब एक बात आता है वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन भी इसी के साथ जोड़ देते हैं कुछ। देखो बच्चों, वर्क फंक्शन क्या चीज है, किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। देखो मान लो हमारे पास ये एक मेटल शीट है, ठीक है ना, इस तरह की एक शीट है, ये एक शीट है हमारे पास, ठीक है। अब अगर मेटल से बनी है तो ऑफ कोर्स इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। मान लो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं, जहां पे मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ये है लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन टू एटॉमिक न्यूक्लियस। क्या ये अपने आप इसके सरफेस को छोड़ सकते हैं? यही लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो करंट का कॉन्सेप्ट कंस्टिट्यूट करते होते हैं। यही लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स करंट का कॉन्सेप्ट कंस्टिट्यूट करते होते हैं। एक तो हम कोई फील्ड अप्लाई करें और फील्ड अप्लाई करने के कारण वो मोशन में आ जाए तो वो करंट बना लेता है। लेकिन यहाँ हमारा टारगेट क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं इनको सरफेस से बाहर निकालना। अब इनको सरफेस से बाहर निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, और चार्ज पार्टिकल को जो एनर्जी देते हैं वो किस फॉर्म में देते हैं, पोटेंशियल की फॉर्म में देते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से ये इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस को छोड़ के बाहर चला जाए, ठीक है। अब छोड़ दे इसको, कितना कम से कम पोटेंशियल या कम से कम जो एनर्जी होगी, दैट इज वर्क फंक्शन। दैट वर्क फंक्शन इज मिनिमम amount of energy required to just escape from the metal surface, to just escape from metal surface, from metal surface, मेटल सरफेस। मतलब कम से कम एनर्जी कितनी जरूरी होगी कि वो बस निकल जाए, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू वर्क फंक्शन। किस फ्रीक्वेंसी पे हम इंसिडेंस करें, यहाँ पे किस फ्रीक्वेंसी से लाइट या कोई अनदर सोर्स, दैट फ्रीक्वेंसी इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको मैं बाद में डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो अब मेरे पास दो चीजें थी, एक था फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन को मैंने लिखा कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। इनको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल, का मतलब होता है वैलेंस सेल। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम किसको भी बोल सकते हैं, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन टू एटॉमिक न्यूक्लियस भी हम उसको कह सकते हैं। अब देखो बच्चों, वर्क फंक्शन अगर मैं सीजियम के लिए बात करूं तो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सीजियम के लिए, ठीक है। सीजियम के लिए वर्क फंक्शन जो होगा वो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। यानी कि यहाँ पे एनर्जी की यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो बच्चों, एनर्जी की यूनिट यहाँ पे क्या ले रहा हूं, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, आगे है वोल्ट। कूलम इनटू वोल्ट किसके बराबर होता है, जूल के बराबर होता है, 1.6 into 10⁻⁻19 क्या, जूल। यानी कि 1 eV is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। अब आप ये सोचते होंगे कि सर आपने कूलम इनटू वोल्ट कहां से लिखा, तो मैं आपको बता दूं कि V इज इक्वल टू होता है बच्चों W अपॉन Q। तो W इज इक्वल टू बनता है बच्चों V इंटू Q। W की यूनिट होती है, वर्क डन की यूनिट होती है बेटा जूल, और V फॉर वोल्ट, और चार्ज की यूनिट होती है जी कूलम, ठीक है ना। कूलम इनटू वोल्ट दैट इज इक्वल टू जूल। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। बहुत सारी जगह पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्ड यूज किया जाता है, मेगा, MEV। मेगा का मतलब है 1.6 into 10⁻⁻13 जूल। 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूज होता है, किलो 10⁻3 से मल्टीप्लाई करो तो 10⁻16 जूल के बराबर आ जाएगा। ये ऐसी बातें हैं जो आपको मेरी ख्याल से जब आप इस चैप्टर के साथ डील कर रहे हो तो पहले से आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और एनर्जी की और कौन कौन यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट होती है कैलोरी होती है। कैलोरी जो हीट की यूनिट होती है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, ठीक है। एक ये होती है, 1 किलोवाट आवर होती है, किलोवाट आवर दैट इज 3.6 into 10⁻6 जूल। तो ये चीजें आपको सीधी ध्यान होनी चाहिए, ठीक है ना जी। एक जूल है, और एक आपके पास पावर होता है, पावर इज वर्क अपॉन टाइम। तो यहां से भी वर्क की यूनिट क्या बनती है, पावर इनटू टाइम। पावर की यूनिट होती है वाट,
टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो वाट सेकंड इज आल्सो इक्वल टू किसके इक्वल होता है भाई, जूल के इक्वल होता है। दीज आर समथिंग व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। नाउ वी विल डील विद, इस चैप्टर में हम किस चीज के साथ डील करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर निकालेंगे और मेटल की सरफेस से बाहर निकाल के उसके ड्यूअल नेचर को भी प्रूव करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा है इलेक्ट्रॉन के एमिशन से जुड़ा हुआ। तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिशन को, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने तरह का, ये सारी की सारी बातें आज हमें पढ़नी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे अपना, ठीक है। देखो भाई क्या हमें पढ़ना है, कैसे हमें पढ़ना है, इन चीजों के साथ डील करते हैं। देखो कैसे कैसे हमें डील करना है। देखो जी हमारे पास कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का एमिशन, ठीक है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एमिशन मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेटल के सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब उसको बाहर निकालने के लिए कौन कौन सी टेक्निक हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, उन टेक्निक्स का नाम यहाँ पे मैं मेंशन करने वाला हूँ, सभी टेक्निक्स का, ठीक है। वो क्या क्या टेक्निक है मेरे पास, बेसिकली मैं 4 टेक्निक्स का सहारा लेके काम करूंगा यहाँ पे, ठीक है। वो चारों की चारों टेक्निक्स मेरे पास क्या क्या बनेंगी यहाँ पे, मुझे उनको देखना है, ठीक है। देखो किस तरह से, ये मेरे पास देखो इलेक्ट्रॉन का एमिशन मतलब मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के लेके आना है, ठीक है। ये आपके पास है मेटल सरफेस, ठीक है, और इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने चाहिए, ठीक है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रॉन आपके बाहर निकलेंगे कुछ इस तरह से, मेटल के सरफेस को बाहर निकल छोड़ के बाहर निकल जाएंगे ऐसे, ठीक है। मैंने ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं जो मेटल सरफेस से बाहर निकल रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो बाहर निकलेंगे तो उनको कितनी एनर्जी की जरूरत होगी, कम से कम कितनी एनर्जी की जरूरत होगी, दैट इज वर्क फंक्शन, ठीक है ना, वो वर्क फंक्शन के बराबर है। अब पढ़ते हैं हम उन सभी चीजों को जो एमिशन के लिए हेल्पफुल है। पहला है हमारे पास हीट एनर्जी की हेल्प से हम एमिशन करा सकते हैं, दैट इज थर्मियोनिक एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन, ठीक है, नंबर 1। दूसरा है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक में आपको पता चल ही रहा है कि फोटोन की सहायता से इलेक्ट्रॉन का एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। और थर्ड पे है हमारे पास फील्ड एमिशन, फील्ड में हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। सेकेंडरी, सेकेंडरी में फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे मेटल सरफेस पे, जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाएगा, दैट इज नोन एज सेकेंडरी एमिशन। सबसे पहली बात आती है यहाँ पे थर्मियोनिक, मतलब थर्मल मतलब हीट की हेल्प से, हीट की हेल्प से इलेक्ट्रॉन का एमिशन, ठीक है ना, दैट इज थर्मियोनिक एमिशन, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे वो क्या कहलाएंगे यहाँ पे, थर्मियॉन्स, थर्मियॉन्स, ठीक है, थर्मियॉन्स कहलाएंगे, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होगा, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, emission of electrons with the help of photon, with the help of photon, photon की हेल्प से, फोटोन कौन है, लाइट पार्टिकल, यानी कि लाइट, लाइट को हम क्या करेंगे किसी मेटल सरफेस पे लाइट रेडिएशन का इंसिडेंस करेंगे, लाइट रेडिएशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा कौन, लाइट रेडिएशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा मेटल का फ्री इलेक्ट्रॉन, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसके सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाएगा, दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। नाउ फील्ड एमिशन, वी हैव टू अप्लाई ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, वी हैव टू apply
ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हमें अप्लाई करना पड़ेगा। वी हैव टू अप्लाई ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें अप्लाई करना पड़ेगा और उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से एमिशन होगा, दैट इज नोन एज फील्ड एमिशन। नाउ द सेकेंडरी एमिशन, हम मेटल पे क्या करते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हम मेटल पे स्ट्राइक करते हैं, ठीक है ना, मेटल पे स्ट्राइक करते हैं और वो स्ट्राइक करने के कारण, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करने के कारण एमिशन होगा, ठीक है, और दैट एमिशन इज नोन एज सेकेंडरी एमिशन। तो हमारे पास ये एमिशन थे, इलेक्ट्रॉन के एमिशन, थर्मियोनिक हीट की हेल्प से इलेक्ट्रॉन का एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है, तो ये फोटोन की हेल्प से एमिशन, फील्ड एमिशन मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो उसकी हेल्प से एमिशन, और सेकेंडरी एमिशन जिसमें फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का इंसिडेंस होगा किसके ऊपर, मेटल प्लेट के ऊपर, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, मेटल प्लेट पे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का स्ट्राइक करवाना और उसके कारण इलेक्ट्रॉन उसके सरफेस को छोड़ के बाहर चले जाएंगे, दैट इज सेकेंडरी एमिशन, ठीक है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। स्टार्टिंग करते हैं हम, हमारे पास कॉन्सेप्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ये अपने नाम से ही बात को क्लियर कर देता है कि फोटोन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन का एमिशन क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहलाता है। और उसको जहां हमने स्टडी किया जिस इफेक्ट को, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें दो तरह की ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास। पहली ऑब्जर्वेशन जो हमें प्रेजेंट करी, वो प्रेजेंट करी हर्ट्ज ने। तो हर्ट्ज की क्या ऑब्जर्वेशन थी, वो मैं ऑब्जर्वेशन आपको बता देता हूं। हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, हर्ट्ज की क्या ऑब्जर्वेशन थी, देखिए हर्ट्ज ने क्या ऑब्जर्व किया, उसने कहा कि जब मेटल सरफेस पे रेडिएशन का इंसिडेंस करते हो, जिनकी फ्रीक्वेंसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस है, इस तरह से ये हमारे पास एक मेटल सरफेस है और मेटल सरफेस पे हमने लाइट रेडिएशन का इंसिडेंस किया है कुछ इस तरह से, दीज आर सम लाइट रेडिएशंस, ठीक है। एक सिंगल अगर लाइट पार्टिकल की एनर्जी की बात करी जाती है तो उसकी एनर्जी जो होती है वो एच न्यू के बराबर होती है, जिसमें न्यू जो रहता है वो फ्रीक्वेंसी रहता है। हम मान के चलते हैं ऑन एवरेज एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक फोटोन का अगर इंसिडेंस होगा तो ऑन एवरेज हम एक इलेक्ट्रॉन हम मान के चलते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है कि मतलब क्या है यहाँ पे, जब हमने इस तरह की लाइट रेडिएशन का इंसिडेंस किया जिनकी फ्रीक्वेंसी सूटेबल है, यहाँ बैठे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसने उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेना और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो मेटल सरफेस को छोड़ देते हैं। मतलब वो जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है उसके साथ इनकी जो अट्रैक्टिव फोर्स है उनको ओवरकम कर जाते हैं और उनको छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। आपको पता है ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है मेटल के, ये न्यूक्लियस से जुड़े हुए हैं और न्यूक्लियस के पास होता है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, उसको ओवरकम किया जाता है किस एनर्जी की हेल्प से, दिस एनर्जी एच न्यू। जो हमारे पास ये फोटोन स्ट्राइक हुए हैं जिनके पास इंडिविजुअली एनर्जी कितनी है, एच न्यू एच न्यू एच न्यू है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके उसके सरफेस को छोड़ जाते हैं। हर्ट्ज ने ये बात ऑब्जर्व करी कि उसने कहा कि भाई जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन का इंसिडेंस होगा मेटल सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और वो एनर्जी की हेल्प से मेटल सरफेस को छोड़ देगा। मतलब यहाँ पे जो फोर्स होगी या जो एनर्जी होगी वो एनर्जी इतनी होगी जिसकी वैल्यू न्यूक्लियस के साथ जिस एनर्जी से वो जुड़े हैं उससे ज्यादा ही रहेगी। अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड इज लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन,
अगर आप सभी लोगों को मेरे नोट्स मिल चुके हैं तो आपने मेरी ख्याल से मेरे नोट्स भी पढ़ लिए होंगे, ठीक है। देखो बच्चों, अब करते हैं हम लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन का कॉन्सेप्ट। लेनार्ड ने क्या किया, किस तरह से एक्सप्लेनेशन दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे किस तरह से स्टडी की। उन्होंने ग्लास और क्वार्ट्ज की एक ट्यूब ली, कुछ इस तरह की शेप की ट्यूब ली थी, देखो कुछ इस तरह की शेप की ट्यूब ली उन्होंने, ये ग्लास की बनी हुई है और क्वार्ट्ज। तो ग्लास की एक प्रॉपर्टी मुझे ध्यान है कि वो प्रॉपर्टी होती है कि ग्लास लाइट रेडिएशन को अंदर तो आने देता है लेकिन वो उनको बाहर नहीं जाने देता। बाहर नहीं जाने देता, इस बात से मुझे कुछ बात का पता चलता है कि बाहर क्यों नहीं जाने देगा, क्योंकि जब वो लाइट रेडिएशन का इंसिडेंस हुआ था तब उनकी वेवलेंथ ज्यादा थी। मीडियम में जैसे ही उन्होंने एंट्री मारी, उनकी वेवलेंथ मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अफेक्ट हुई, ठीक है। आपको पता है उसकी वेवलेंथ जो है वो अफेक्ट होती है मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, ठीक है। मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से उसकी वेवलेंथ जो है वो अफेक्ट होती है। वो कैसे होती है कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि वेवलेंथ जो होती है मीडियम में एंट्री मारने के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कुछ इस तरह से अफेक्ट हो जाती है। जब उसने एंट्री मारी तब उसके पास वेवलेंथ थी लैम्डा, मीडियम में एंटर करने के बाद उसकी वेवलेंथ बन जाती है लैम्डा डिवाइड बाय क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे दो मेटल प्लेट्स में लगा रहा हूं, ठीक है। एक मेटल प्लेट यहाँ पे लगा रहा हूं और दूसरी मेटल प्लेट यहाँ पे लगा रहा हूं। एक मेटल प्लेट का नाम होगा एमीटर प्लेट और दूसरी मेटल प्लेट का नाम होगा कलेक्टर प्लेट। अब दोनों के ये नाम भी रखे गए हैं तो कोई ना कोई तो लॉजिक होगा उनके पीछे, उस लॉजिक को भी हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो बच्चों क्या लॉजिक था जिसके पीछे ये नाम रखा गया उनका, ठीक है। देखो ये हमने दो मेटल प्लेट्स लगाई हैं और दोनों मेटल प्लेट्स को कनेक्ट किया गया है एक बैटरी से। इस तरह से एक बैटरी हमने लगा दी इनके बीच में, ये देखो ये मैं बैटरी लगाने वाला हूं, ठीक है। यानी कि बैटरी का जो प्लस वाला एंड है वो आपका कनेक्ट हुआ है इस प्लेट से और नेगेटिव एंड जो है वो कनेक्ट हुआ है इस वाली प्लेट से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि प्लस एंड यहां कनेक्ट हुआ है और माइनस एंड वहां कनेक्ट हुआ है। इसको हम बोलते हैं एमीटर प्लेट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एमीटर प्लेट और इसको हम बोलते हैं कलेक्टर प्लेट, ठीक है। कलेक्टर, कलेक्टर क्यों बोलते हैं इसको, एमीटर क्यों बोलते हैं। सबसे पहले देखो कि इस एमीटर प्लेट पे लाइट रेडिएशन का इंसिडेंस आपको करना है, ठीक है। जो लाइट रेडिएशन इस विंडो से आ रही है, ठीक है, इस विंडो से आगे यहाँ पे स्ट्राइक होती है। अब देखो बच्चों क्या होता है कि हमने एमीटर प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया है और कलेक्टर प्लेट को हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया है। लाइट रेडिएशन जिनके पास फ्रीक्वेंसी है एच न्यू के बराबर, उन रेडिएशन का यहाँ पे इंसिडेंस हुआ है एच न्यू, ठीक है ना। एच न्यू जिनकी एनर्जी है मतलब एक सिंगल फोटोन की, और हम कहते हैं कि इस मेटल सरफेस पे वो स्ट्राइक करते हैं, इसकी एनर्जी को फ्री पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद वो इस सरफेस को छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ऑफ कोर्स नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी तो यहाँ पे करंट बनेगा एंड दैट करंट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट, दैट करंट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। उसी करंट का नाम क्या होगा बच्चा, उसी करंट का नाम होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना भाई। अब लेनार्ड ने क्या कहा कि यहाँ पे सुटेबल फ्रीक्वेंसी, सुटेबल फ्रीक्वेंसी जैसे ही उसने वर्ड यूज किया, उसने कहा कि कम से कम वो फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस को छोड़ सकता है, दैट फ्रीक्वेंसी इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस को छोड़ सकता है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी कभी नहीं आएगी, काइनेटिक एनर्जी कभी नहीं आएगी। दिस इज मेड अप ऑफ ग्लास, और ग्लास की प्रॉपर्टी हमने लिख दी थी ना कि ये लाइट रेडिएशन जिनकी
वेवलेंथ ज्यादा है उनको एंट्री तो करने देता है, एग्जिट नहीं करने देता, क्योंकि एग्जिट करने के लिए भी वेवलेंथ क्या चाहिए, लार्ज होनी चाहिए। बट आपको पता है मीडियम में एंटर करने के बाद उसकी वेवलेंथ कितनी हो जाती है, लैम्डा डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, लैम्डा डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ठीक है ना भाई। अब देखो बच्चों, इस चीज को हमें कैसे स्टडी करना है। यहाँ जो करंट कंस्टिट्यूट हुआ है, जो करंट यहाँ पे बना है, that current is of course photoelectric current ना, that current is photoelectric current। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इस पोटेंशियल का भी अच्छा रोल रहना चाहिए। ये जो बैटरी आपने लगाई है, पोटेंशियल V आपने अप्लाई किया है इस बैटरी की हेल्प से, इस पोटेंशियल का भी अच्छा रोल यहाँ पे है। ठीक है, अब अगर इसका भी अच्छा रोल है तो इसको भी चलो सेव करके रख लेते हैं। ठीक है, और सेव करके अब पढ़ते हैं हमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि क्या क्या बातें अब मुझे पढ़नी है। ठीक है, देखो भाई बच्चों मुझे जो बातें अब यहाँ पे पढ़नी है वो बातें मैं यहाँ अंडरलाइन करता करता जाऊंगा, क्योंकि जो बातें मेरे को स्टडी करनी है ना वो बातें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। जिसमें से पहली बात मुझे पढ़ना है क्या, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मुझे ये जो लाइट रेडिएशन का इंसिडेंस आपने किया है, इनकी इंटेंसिटी का क्या फर्क पड़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे, यानी कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट radiations on photoelectric current, on photoelectric current। एक बात तो मुझे ये पढ़नी है भी बच्चा पार्टी, कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मतलब मैं जो लाइट रेडिएशन का इंसिडेंस करवा रहा हूं उसकी इंटेंसिटी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट होगा, नंबर एक बात। अब नंबर दो बात मेरे पास क्या है कि इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मतलब अब मैं नेक्स्ट जो मेरा रहेगा वो रहेगा इफेक्ट ऑफ potential on photoelectric करंट, पीईसी लिख रहा हूं सीधा। ठीक है, और लास्ट मुझे पढ़ना होगा इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सारी की सारी बातें अब मुझे पढ़नी है बच्चा लोग। ठीक है, जो मेरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाएंगे। ठीक है, ये है मेरी सारी की सारी बातें। एक है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, एक है मेरे पास इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। देखो बच्चों, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बना है इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ये जो इलेक्ट्रॉन्स मेरे को दिख रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण फोटो इलेक्ट्रिक करंट मेरा कंस्टिट्यूट हुआ है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट मेरा बना है इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ इस मेटल प्लेट से, जिसको हमने कहा है एमीटर, उस प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं उन्होंने करंट बनाया, उन्होंने जो करंट बनाया दैट करंट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो उस पे इन लाइट रेडिएशन का क्या इफेक्ट रहेगा। ये जो लाइट रेडिएशन है जिसकी एनर्जी हमने लिख रखी है, उसकी एनर्जी हमने लिख रखी है एच न्यू के बराबर, इसका क्या इफेक्ट रहेगा। ठीक है, एक इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, मतलब आपने ये जो वी पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई कर रखा है, इसका इफेक्ट क्या हम ऑब्जर्व करेंगे। और इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये चीजें आज हमें स्टडी करनी है। स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट आर्टिकल से, और फर्स्ट आर्टिकल है मेरे पास इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। देखो बच्चों, इंटेंसिटी का क्या मतलब है यहाँ, मैं आपको इंटेंसिटी का मतलब बताता हूं कि इंटेंसिटी को मैंने आपको बताया था, इंटेंसिटी को याद रखने के लिए आप पासवर्ड याद रखो।
अगर टीचर आपको अच्छी इंटेंस देता है तो आप हो जाओगे बच्चों क्या, पास। तो I इज इक्वल टू P बाय A, ठीक है ना, I इज इक्वल टू P बाय A। तो पावर क्या होता है, P इज द पावर, पावर इज वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क किसके बराबर होता है भाई, वर्क होता है एनर्जी के बराबर। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम दैट इज नथिंग बट इक्वल टू इंटेंसिटी। मतलब इंटेंसिटी को याद रखने का तरीका है कि अगर टीचर आपको अच्छी इंटेंस देगा तो आप हो जाओगे पास, ठीक है। तो पास, P मींस पावर, पावर इज वर्क अपॉन टाइम, और इनटू एरिया, वर्क किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर होता है। तो इंटेंसिटी क्या हुआ, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब आप मेरे को बताओ कि आप इंटेंसिटी कैसे बढ़ा सकते हो। इंटेंसिटी आप बढ़ा सकते हो ज्यादा से ज्यादा लाइट रेडिएशन का इंसिडेंस करके। मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स को अगर आप बढ़ा दोगे, अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स को आप इंक्रीज कर दोगे तो ऑटोमेटिकली इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करने का मतलब है इंटेंसिटी आई ऑफ लाइट रेडिएशन, light radiation increases, eye of light radiations increases, eye of light radiation increases, है ना। इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सही बात है कि नहीं। अब अगर आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होंगे, एमिटेड विल आल्सो इंक्रीज। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इंक्रीज हुआ तो फिर करंट जो ये बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो करंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और जो वो करंट बना रहे हैं उस करंट का नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा अगर आपने इंटेंसिटी को बढ़ाया तो। अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जो मेरे को यहाँ से सीखने को मिला। यानी कि अगर आप नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं मींस इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन के बीच ग्राफ स्टडी करना चाहूं तो मेरा ग्राफ कैसा आना चाहिए। भाई मैं यहाँ छोटा सा ग्राफ बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ये मैं दो एक्सिस लिए हैं मैंने, एक एक्सिस है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए और दूसरी एक्सिस है बच्चों किसके लिए, दूसरी एक्सिस है फोटो इलेक्ट्रिक करंट और एक है इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन। तो ग्राफ कैसा आना चाहिए, सीधी सी बात है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, ठीक है। तो ग्राफ आपका हमेशा क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। यानी कि अगर मैं ग्राफिकली प्रेजेंट करता हूं तो मेरा जो ग्राफ था वो ग्राफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई करंट, या आप आई इंटेंसिटी ले लो और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए ये ले लो। चलो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन के बीच ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है ना। इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि अगर इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट बात आती है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल का क्या असर रहेगा, चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए ये सब कुछ रब करना पड़ेगा, प्लीज आप डायग्राम बना लीजिए इसका, क्योंकि ये डायग्राम जो होगा वो बड़ा ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो जी, नेक्स्ट हमारे पास बात है पोटेंशियल का क्या असर रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना भाई। पोटेंशियल का क्या असर रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे। तो देखो बच्चों, ये लेनार्ड्स का ऑब्जर्वेशन था, इसने जिसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो था लेनार्ड, ठीक है। उसने कुछ इस तरह की ग्लास ट्यूब ली, ठीक है ना भाई। मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, बहुत बड़ा डायग्राम नहीं बना रहा मैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से ग्लास ग्लास की बनी हुई है ये ट्यूब, ठीक है। और इस ट्यूब में हमें लगानी है दो प्लेट जो मेटल की बनी हुई है, जो दो मेटल प्लेट्स हैं हमारे पास, ठीक है। और इन मेटल प्लेट को हमें जोड़ना है किसके साथ, एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ, ठीक है। तो हमने इनको एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट किया है और बैटरी के साथ कनेक्ट करके हमने यहाँ से करंट का फ्लो करवाया है कुछ इस तरह से। हम आपको दिखा देते हैं। ध्यान रहे कि बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इस बार उस प्लेट से कनेक्ट हो जिस पे लाइट रेडिएशन का
इंसिडेंस होने वाला है। ठीक है, ये देखो बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास है इस तरह का एक स्ट्रक्चर, ये है विंडो जिससे लाइट रेडिएशन का इंसिडेंस होगा। ठीक है, ये वो विंडो है जिससे लाइट रेडिएशन का इंसिडेंस होगा। अब इसको ग्लास वाले को भी हम बंद कर देते हैं। ठीक है, ऐसे। ये भाई क्वार्ट्स और ग्लास का बना हुआ है। यहाँ पे लाइट रेडिएशन का इंसिडेंस हम करवा रहे हैं कुछ इस तरह से। इन लाइट रेडिएशन की एनर्जी को ही एब्सॉर्ब कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन फिर किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। पॉजिटिव एंड, ये आपकी एमिटर प्लेट है बच्चों, और ये है बच्चों आपकी कलेक्टर प्लेट। अब मुझे क्या करना है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, मुझे इसका इफेक्ट देखना है, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। आप मेरे को बताओ कि हमारा कॉन्सेप्ट है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल हमें चेक करना है कि पोटेंशियल का क्या इफेक्ट यहाँ पे रहेगा, किस पे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे। देखो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो जो बना है ना, वो इंटेंसिटी के कारण बना है। भाई आपने लाइट रेडिएशन का इंसिडेंस किया, लाइट रेडिएशन के पास एनर्जी है NH, और उसके कारण मान लो कि आपके 15 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए। ठीक है ना, 15 इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो, एमिशन हुआ 15 इलेक्ट्रॉन का। तो अब मान लो कि 15 में से केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि करंट कंस्टिट्यूट कर रहे हैं। यानी कि 12 जो इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन जो है, वो कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में, ऐसे उनकी मूवमेंट्स हैं। ठीक है ना, कोई किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब हम इस पोटेंशियल की हेल्प लेते हैं, तो पोटेंशियल हमने थोड़ा सा इंक्रीज किया, 4 इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लगे, थोड़ा और इंक्रीज किया, 5 चलने लगे, थोड़ा और इंक्रीज किया, 7 चलने लगे, थोड़ा और इंक्रीज किया, 11 चलने लगे, थोड़ा और इंक्रीज किया, 12 चलने लगे। यानी कि ये पोटेंशियल क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को धक्के मार के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला देगा। मतलब उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलाने का मतलब है करंट इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन कब तक, जब तक कि ये सारे के सारे 15 इलेक्ट्रॉन अपने आप को इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलाइन नहीं कर लेते। यानी कि वो कैसी स्टेट हो जाएगी, स्टेबल स्टेट हो जाएगी। ठीक है, हमने इंटेंसिटी कोई भी मानी हो, I1 इंटेंसिटी मानी है जिसपे 15 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हमारे, और 15 इलेक्ट्रॉन को हमने पोटेंशियल को धीरे धीरे इंक्रीज करके एट लास्ट हमने इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलाइन कर दिया। यानी कि करंट जितना बनना था बन चुका। अगर मैं ग्राफ से उसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। ये मैं इस पे ले रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट को, इस एक्सिस पे, और यहाँ इस एक्सिस पे ले रहा हूँ मैं पोटेंशियल को। ठीक है ना, इस एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ पोटेंशियल को, जो आपने अप्लाई किया अभी। ठीक है, तो ये मैंने लिया पोटेंशियल के लिए, पोटेंशियल के लिए, और ये लिया मैंने बच्चों, ये एक्सिस जो हमने लिया है, ये लिया है हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमने लिया है ये वाला एक्सिस। ठीक है, तो अब आपने कहा कि जो करंट का बनना होता है ना, वो तो इंटेंसिटी के कारण ही होता है। तो यानी कि आप क्या कहते हो कि अगर मैं पोटेंशियल ना अप्लाई करूं तो भी करंट होगा? ऑफ कोर्स 100% श्योर। आपने कहा तो था स्टार्टिंग में कि केवल 3 इलेक्ट्रॉन करंट बना रहे हैं। तो मान लो कि इनिशियली मेरे पास इतना करंट है, इनिशियली, ठीक है ना भाई, इतना करंट है मेरे पास। तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी है मेरी लाइट रेडिएशन की I1। ठीक है ना, इंटेंसिटी थोड़ी कमी है, कमी इलेक्ट्रॉन मेरे बाहर निकली। अब मैं क्या करता हूँ, पोटेंशियल को इंक्रीज करता हूँ, तो करंट क्या होता जाता है, लीनियरली इंक्रीज होता जाता है, ऐसे लीनियरली इंक्रीज होता जाता है। कब तक इंक्रीज होता जाएगा, जब तक कि 15 के 15 इलेक्ट्रॉन अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन नहीं करते। यानी कि उसके बाद क्या हो जाएगा, ये सैचुरेट हो जाएगा। आप पोटेंशियल को चाहे कितना भी इंक्रीज करते रहना, क्या करंट इंक्रीज होगा? आंसर इज नो। दैट इज द सैचुरेटेड करंट फॉर इंटेंसिटी I1। इतना करंट बन गया, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, ओरिजिन से लेकर यहां तक, वो सैचुरेटेड करंट है इंटेंसिटी I1 के। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन हुए थे, वहां पे मान लो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। मान लो 4 इलेक्ट्रॉन इनिशियली करंट बना रहे हैं, तो करंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये इंटेंसिटी I2 के लिए बात है।
और I2 जो है ना वो I1 से बड़ा है, ठीक है। अब आप पोटेंशियल को इंक्रीज करोगे, स्टार्टिंग में वही बात, आपके 6 इलेक्ट्रॉन गए, फिर 7, फिर 8, फिर धीरे धीरे आपके 18 के 18 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाते हैं। उसके बाद पोटेंशियल चाहे कितना भी बढ़ाओ, करंट आपका नहीं बढ़ेगा। ये इंटेंसिटी I2 के लिए बात। अगर इंटेंसिटी को मैं और बढ़ा दूं तो 18 की जगह पे यहाँ पे मान लो 24 इलेक्ट्रॉन निकल गए, जिसमें से 7 इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि इनिशियल करंट इससे हैवी है। अब आप पोटेंशियल को बढ़ाओ, इलेक्ट्रॉन अलाइन करना शुरू कर देंगे और एट लास्ट वो अपने आप को क्या कर लेंगे, सैचुरेट कर लेंगे। यानी कि ये बात है I3 इंटेंसिटी पे, ये बात है आपकी I2 इंटेंसिटी पे, और ये बात है आपकी I1 इंटेंसिटी पे, जिसमें I3 सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब देखो बच्चों, पोटेंशियल ने क्या काम किया, पोटेंशियल ने इलेक्ट्रॉन दिए क्या, इस बैटरी ने इलेक्ट्रॉन दिए ना, इलेक्ट्रॉन किसने फ्री करके दिए, इलेक्ट्रॉन तो लाइट रेडिएशन ने फ्री करके दी, ठीक है। यानी कि अब मैं चाहता हूं कि ये करंट जीरो हो जाए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ना, जीरो हो जाए, जीरो हो जाए। इसका मतलब है यहाँ पे कोई ना कोई एक पर्टिकुलर पोटेंशियल की बैटरी ले लो और उसका पॉजिटिव सिरा यहाँ से जोड़ दो। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर जाने की बजाय अंदर के अंदर ही घूम जाए। यानी कि कम से कम वो नेगेटिव वैल्यू जिस पे, देखो बच्चों यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी थी ना पार्टिकल्स की, चाहे इंटेंसिटी हमने कितनी भी ली हो, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थी, फ्रीक्वेंसी हमने कांस्टेंट रखी। तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है तो आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, नेगेटिव वैल्यू पोटेंशियल की, जिस पे आपका बना बनाया काम सारा खराब हो जाएगा। उस नेगेटिव वैल्यू का नाम यहां पे होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और हम इसको बोलते हैं क्या, कट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और हम इसको किस नाम से जानते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल। ये नेगेटिव पोटेंशियल है, ये आपका माइनस ऑफ वी नोट है, नेगेटिव पोटेंशियल है, जिसकी हेल्प से फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, जीरो। दैट पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इसको हम बोलते हैं क्या, कट ऑफ पोटेंशियल, और इसको हम बोलते हैं क्या, कट ऑफ पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल के नाम से इसको जाना जाता है बच्चा पार्टी, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ व्हिच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स इक्वल टू जीरो। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। अब एक बात बताओ कि पोटेंशियल जो होता है वो, अगर मैं एनर्जी देखना चाहूं तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब पार्टिकल्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होनी चाहिए, और जी होनी चाहिए, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी यहाँ पे। अब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हमें अप्लाई करनी है, ई इंटू वी नोट के बराबर। मतलब अगर मैं इतनी एनर्जी अप्लाई कर दूं तो मेरा पार्टिकल बाहर घूमने की बजाय अंदर के अंदर घूम जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, जीरो। अब आपको ये बात समझ में आई, ई इंटू वी क्यों किया मैंने। मैं आपको बता दूं कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। अब चार्ज किसके ऊपर लिया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो वर्क डन कितना होगा, v इंटू क्यू। तो v तो ठीक है, आपने v नोट के बराबर, चार्ज किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना मैग्नीट्यूड होता है, e के बराबर, तो e इंटू वी नोट दैट इज इक्वल टू वर्क डन, एंड वर्क डन इज नथिंग बट इक्वल टू एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन कौन है, फ्री पार्टिकल, और फ्री पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है, केवल काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ mv स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू e इंटू वी नोट, क्योंकि यहाँ पे हमने जो पार्टिकल लिया है वो है आपका फ्री पार्टिकल। वो आपका कैसा पार्टिकल है, फ्री पार्टिकल, और फ्री पार्टिकल के पास क्या होती है, केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी। तो उसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी चाहिएगी, वो होगी आपकी E इंटू वी नोट के बराबर। नाउ वी हैव टू डील विद द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ डील करना है मुझे, कल का लेक्चर हो रहता है, कल के लेक्चर में मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा बच्चों। तो सभी बच्चे यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं प्लीज बहुत ही ध्यान से अपने कॉन्सेप्ट को कवर करें, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। मैं आज क्लास होगी आपकी 4:15 से 5, मैं उस क्लास में भी आपको रिवीजन दूंगा इसी कॉन्सेप्ट के। तो सभी बच्चे जुड़े रहें, मैं दोबारा से रिवाइज कराऊंगा उस क्लास में, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे अगर किसी के कनेक्शन में प्रॉब्लम हुई है या कोई भी प्रॉब्लम हुई है XYZ, ठीक है, तो प्लीज आप मेरे को बता दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। हाँ जी गुरलीन, ठीक है बेटा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दूंगा बच्चों,
ठीक है। जो 4:15 वाली क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग भी हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सभी बच्चे मैं कहता हूँ कि एक बार रिवीजन कर ही लेना इसकी, क्योंकि ये बार बार नहीं करवाएंगे हम ये चैप्टर बस एक ही बार करवाऊंगा मैं, और काफी इजी है, इसलिए मैं बार बार इस पे कोई स्ट्रेस नहीं लूंगा, ठीक है। तो आप बच्चों 4:15 बजे आप मेरे को सभी बच्चे मिलेंगे उस क्लास में, ठीक है। और वो क्लास लगा के अपनी रिवीजन भी हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। बाकी मैंने नोट्स भेज रखे हैं आपके ग्रुप में, वो नोट्स आप एक बार थ्रोली पढ़ लो, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं बेटा ब्रेक के बाद, ठीक है। थैंक यू गाइस।